हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लाए हैं, जिसका सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा आज, और फर्स्ट पार्ट पढ़ा के अपलोड किया गया है। जो भी छात्र फर्स्ट नहीं अगर वीडियो देखे हैं तो फर्स्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आप पार्ट टू जो है पॉसिबल नहीं है कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज जो फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट लाए हैं, उसके लिए कुछ उसका सारांश है। जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th के लिए है। जो भी छात्र सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, तो हम तो मिक्स करके दोनों एक ही साथ आपको बता दे रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, कहानी की तरह। तो अभी तक हमने देखा फर्स्ट वीडियो में कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरह राष्ट्रवाद की एकता पनपी और किस तरह से वहाँ के जो लोग थे अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए राष्ट्र के लिए एकजुट हुए, और साथ में आकर के राष्ट्र के लिए यानी अपने कंट्री को डिमांड की कि हमारा एक कंट्री क्या हो, नेशन हो। तो एक बड़े बड़े क्या थे, एक जो अपना थॉट देते हैं, तो उनका नाम एक आया है, जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। इनका एक नेशन के लिए एक डिफिनीशन बताया है इन्होंने, कि लिखा लिखा है ना, व्हाट इज नेशन, नेशन क्या होता है। तो इन्होंने अपना मत दिया कि नेशन वह होता है जहाँ पर लैंग्वेज कॉमन हो, और लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज, रेस एंड रिलीजन आर टेरिटोरी, यानी कि सब भाषा और हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा नेशनल फ्लैग सब एक होना चाहिए, यही नेशन कहलाता है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या है। इन ए लेक्चर ऑफ डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट 1882, द फ्रेंच फिलोसफी, एक फ्रेंच के फिलॉसफी थे, उन्होंने अपना थॉट दिया कि ये रेनन का थॉट है, इन्होंने दिया है 1823 और 1892 में दिया है। आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट मेक ए नेशन, कि नेशन क्या होता है, इसके बारे में क्या चीज़ है नेशन, व्हाट इज नेशन। तो द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंट, और उन्होंने कई जगह अपने नेशन के बारे में बताया है, और उस नेशन को कई बुक्स में प्रकाशित भी किया गया है, पब्लिश किया गया है, फेमस एसे, और उस पे एसे काफ़ी लिखे गए हैं। क्वेस्ट ए क्विक नेशन, व्हाट इज़ नेशन, और नेशन क्या है, ये कई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और प्लस इन्होंने जब नेशन के बारे में डिफिनीशन दिया, तो ये बड़े पैमाने पे एक थॉट के रूप में आया, लोग अपने अपने जो है थॉट देने लगे नेशन क्या है। तो इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइज द नेशन, सजेस्टेड, सब लोगों ने नेशन के बारे में अपना सजेस्ट किया, और बाय ऑथर्स, OTHER ऑथर्स, या अदर्स भी बोल सकते हैं, अदर्स, दैट द नेशन इज फॉर्म है, और लोगों ने भी नेशन के बारे में बताया। और उन्होंने क्या बताया, जैसे कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, रेस, रिलीजन और टेरिटोरी, अगर ये सब कॉमन है तो वो राष्ट्र कहलाता है। नेशन इज कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ द इंडिवियस सस्पिक एंड द डिवोशन ऑफ हीरोइक पास्ट, और जो नेशन के लिए अपना योगदान दिए हैं, जो ग्रेटेस्ट पर्सन हैं या ग्रेटेस्ट हीरोइक पास्ट है, उनके बारे में बताया जाए कि हमारे सब एक ही हैं, ग्रेट मैन उनके बारे में बताया जाए, और ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच इज़ द वन बेस इज नेशनल आइडियाज़, और सबका कैपिटल जो हो, या हम कह सकते हैं नेशन के लिए फ्लैग जो होते हैं, अगर सब इक्वल हैं, सब कॉमन हैं, सभी राष्ट्र के लिए एकजुट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नेशन है। टू हैव ए कॉमन ग्लोरियस द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इज द प्रेजेंट, हैव टू परफॉर्म ग्रेट नीड्स टुगेदर, और हमारे पास्ट के जो ग्रेटेस्ट पर्सन हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनके बारे में, जो देश के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में याद किया जाए, उनके लोगों को बताया जाए। कॉमन होना चाहिए, टू विश परफॉर्म स्टिल मोर दीज ऑफ एट एसेंशियल कंडीशन बीइंग पीपल, द नेशन देयर फॉर लार्ज स्केल सॉलिडरी, इट इज एसेंशियल डेली
प्लीबेस्टिक ए प्रोवाइड इज द इनहेबिटेड इन एनी वन हैज़ राइट टू बी कंसल्ट द इनहेबिटेड, और उनके बारे में लोगों से बताया जाए, बात किया जाए, और ग्रेटेस्ट पर्सन के बारे में अवेयर कराया जाए लोगों के को। ए नेशन नेवर हैज़ ए रियल इंटरेस्ट एंड एनेक्सिंग ए होल्डिंग ऑन टू अकाउंट अगेंस्ट इट विल। उन्होंने बताया नेशन जो है एक राष्ट्र संपूर्ण पूरे देश के लिए होता है, न कि किसी एक का राजा है तो उसी के अकॉर्डिंग रूल चलाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सबका है, सबका योगदान है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ गुड थिंग, और सबका ये है कि राष्ट्र के बारे में सबका थॉट एक होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। दियर एग्जिस्टेंस ए गारंटी ऑफ लिबर्टी, और ये नेशन सबको गारंटी देता है कि सब यहाँ के जो पीपल हैं सब फ्रीडम है, किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। विच वुड बी द लास्ट ऑफ द वर्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली द वन मास्टर। यहाँ पर बताया गया कि हमारे राष्ट्र में वर्ड हैड ओनली वन लॉ, सबके लिए एक नियम, एक कानून होगा और समान अधिकार होगा सबके लिए। यहाँ पे न कोई राजा है न तो प्रजा है, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सबके लिए एक होगा। ये जहाँ भी होता है तो ये राष्ट्र कहलाता है। आइए देखते हैं इनमें क्या लिखा गया है राष्ट्र के लिए। देखिए लिखा है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्स्टन ने 1823 ईस्वी में और 1823 और 92 में 1882 में सिबाना ने एक सबऑर्डिनेट विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र को अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था क्वाइडिस्टिक यूनिक नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है। राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम, गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह है। प्रातः उनके निवासी और अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। यानी कि जो भी राष्ट्र हैं सबके योगदान से होना चाहिए, किसी को बाउंडेशन करके हम उसको नहीं रूल रेगुलेशन फॉलो कराएं। तो राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका एक केवल मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इन्होंने बताया कि राष्ट्र में कोई जरूरी नहीं कि एक ही मालिक होना चाहिए और एक ही राजा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पीपल फ्रीडम होने चाहिए और सबका समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है और कि यहाँ पर पीपल राइट टू वोट के लिए इक्वलिटी दिया जाता है। यहाँ पर सबको एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्र का नियम होना चाहिए कि यहाँ पर किसी को बाउंडेशन करके हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कराएंगे। ध्यान देना। अब यहाँ से आपका टॉपिक आता है, वो यूपी बोर्ड के लिए कुछ छात्रों के लिए हिंदी बताना जरूरी था। तो आइए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन है आपने देखा, और जो राष्ट्र के लिए इनकी विचारधाराएं आई हैं, या फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन थी, एक जो फ्रेंच में क्रांति हुई थी, इससे एक बहुत बड़ा आइडिया राष्ट्र में आया। फ्रेंच की क्रांति ने पूरे अलग अलग जितने भी कंट्री थे एक आइडिया रिप्रेजेंट किया कि जब फ्रेंच में इतना रिवॉल्यूशन हो सकता है तो जैसे जैसे हमने देखा स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में किस तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट किए, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए। तो ये 19वीं सेंचुरी में आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से राष्ट्र लोगों के बीच में उत्साह होगा और किस तरह से लोग जब जान जाएंगे डेमोक्रेटिक एक ये है कि एवरी पीपल हैव टू गिवन टू द राइट टू वोट एंड एवरी पीपल हैव टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन, नॉट बी वन पर्सन द किंग
ऐसा कोई नहीं है कि एक ही राजा बार बार रूल करे। यहाँ पर हर पीपल को समान अधिकार दिया जाएगा। जब सब लोग जानेंगे, जब थर्ड स्टेट के लोग यानी पुअर पीजेंट्स और जो भी किसान हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी आप कह सकते हैं हर तबके के लोग अगर जानते हैं तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है एक रिवॉल्यूशन तैयार होगा। तो सबका साथ होगा, तब देश के लिए डिमांड रखेंगे, राष्ट्र के लिए। आइए देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्रेशन हुआ नेशनलिज्म के लिए, डिमांड आया कि राष्ट्र में राष्ट्र का एक ध्यान। नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। 1789 में जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था, एक तरह से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक सबको एक साथ आने के लिए एक विचार आया ना। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। यानी आप कह सकते हैं 1789 की फ्रेंच की वह घटना जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो भी हैं सब एक साथ आने का एफर्ट किए। पहला लिखा है फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर। आपको याद होगा फ्रांस में वाज ए फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। क्योंकि इसके पहले जो था मोनार्ची सिस्टम था, राजशाही सिस्टम था, वहाँ पर एक राजा राज करते थे और वहीं होल एंड सोल माने जाते थे किंग। बट 1789 के बाद एक अलग सा आंदोलन तैयार हुआ कि नहीं, ऐसा जो राजा हैं रूल एंड रेगुलेशन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। देखो लिखा है फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट। और धीरे धीरे फ्रांस जो है एक टेरिटोरियल स्टेट में आया 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। The political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। 1789 में जो मोनार्च का रूल चलता था पॉलिटिकल, तो 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची, the political and the constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchs to a body of French citizen। अब धीरे धीरे जो फ्रेंच के नागरिक थे, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर उन्होंने जान लिया कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संविधान होगा जिसके तहत हमारे द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे राजा, और हम जिनको भी चाहेंगे वही हमारा राजा बनेगा। तो एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया, द केम ऑफ द वेक ऑफ। अब वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हो गए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रेंच की क्रांति हुई थी लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। अब यहाँ पे जो मोनार्ची सिस्टम था ये हटा दिया जाएगा। The revolution proclaimed that it was people who would henceforth continue the nation and the shape of desire। The revolution ये जो आंदोलन था एक तरह से एक नया रूप रखा। That was people who would henceforth, अब लोग जान गए, and consume the nation shape of, अब वो भी चाहते हैं कि हमारा एक राष्ट्र बने। अब इसके लिए आप देख सकते हैं एक मैप दिया है इसमें। उस समय के जो डेमोक्रेसी का डिमांड था, एक जो लिबर्टी के लिए, मोनार्च सिस्टम को हटाने के लिए, वहाँ पर पीपल अपने आप को देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया था। एक इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बम भारी भरकम में उपद्रव किए या राजा के खिलाफ किस तरह से उनको हटाने का एफर्ट किया गया। एक इमेज के माध्यम से आर्टिस्ट जो थे वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन था फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत था, आप कह सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में देखेंगे फ्रेंच का रिवॉल्यूशन जो क्रांति था, इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर प्रैक्टिस दैट द कुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसमें दिखाया गया कि सबको एक होना चाहिए और लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी होना चाहिए, एमंग होना चाहिए, जिससे पीपल एक साथ आएँ, द फ्रेंच पीपल। तो द आइडिया ऑफ ला पैटी, एक ला जो आइडिया आया, पैटी आप कह सकते हैं इसका मतलब फादर ऑफ लैंड, एंड लियो सिटीजन, द सिटीजन एम्फेसिस द मेजर ऑफ द आइडिया, द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर द
कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारी कंट्री में आ जाएगा, या फ्रेंच ये डिमांड रख रहा था, अगर हमारे कंट्री में लोगों को बता रहा था, थर्ड स्टेट में आप कह सकते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो वहाँ पर आप फ्रीडम होंगे और एक राष्ट्र का निर्माण होगा। यहाँ पर दिखाता है यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट, और सबको इक्वल राइट दिया जाएगा अगर आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगा, कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट, सबको समान अधिकार दिया जाएगा और सब अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम रह के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच का फ्लैग होगा, ट्राई कलर वाज चूजन रिप्लेस, और ट्राई कलर को चेंज करके वाज चूजन टू द रिप्लेस करके फॉर्म रॉयल स्टैंडर्ड होगा। द ईस्टर्न जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, और कुछ जो है एक्टिव सिटीजन जो है रीनेम्ड, उसका नाम चेंज करके ट्राई कलर का नेक्स्ट द स्टेट जनरल, द स्टेट जनरल है इलेक्टेड बाय द बॉडी एक्टिव सिटीजन, जो उन्होंने उसका नाम भी चेंज कर दिया, स्टेट जनरल को चेंज करके नया नाम रखा गया नेशनल असेंबली। क्या? नेशनल असेंबली। द न्यू हाइमस वर कंपोस्ट ओथ, एक राष्ट्र के लिए एक हमारा एक अलग सा ओथ होना चाहिए, शपथ होना चाहिए, यानी कि सबका समान एक होना चाहिए। एंड टेकन में जो मैरिटरी कमांडरेट ऑल द नेम ऑफ द नेशन, और सबको एक नाम से जाना जाएगा, पूरा राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट द प्लेस, फार्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और सेंट्रलाइज द्वारा एक देखो लिखा ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको वाज पुट इन द प्लेस, फार्मुलेटेड, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग या एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाएगा फॉर ऑल सिटीजन के लिए विद इन द टेरिटोरी। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यू वेयर द अबोलिश, जो इंटरनल एक राष्ट्र से, जैसे हमारा आप सपोज करो जैसे इंडिया है ना, इंडिया में डिफरेंट स्टेट हैं, मान लो जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, तो पहले क्या था, अगर बिहार के किसान को अगर मध्य प्रदेश में अगर कोई सामान भेजना है तो उनको यहाँ एक अलग सा ड्यूटी देना पड़ता था, यानी कि एक टैक्स यहाँ पे करना पड़ता था। उसके बाद अगर यूपी से बिहार में गए, बिहार से एमपी में गए, एमपी से मान लो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अगर वो जा रहे हैं तो उनको डिफरेंट टैक्स देना पड़ता था। और वहाँ पर देखा जाता था कि जो गुड्स के प्राइस जो हैं अलग अलग स्टेट में डिफरेंट होता था। और मेजर करने के लिए जो जैसे सपोज करो क्लोथ है, किसी का अगर 15 मीटर है, दूसरे स्टेट में वो 20 होगा, तीसरे स्टेट में 25 होगा, वो अपने जो मोनार्च होते थे, राजा होते थे, वो फिक्स होते थे। लेकिन थर्ड स्टेट लोगों को बताया गया कि अगर हमारा संविधान लागू हो जाएगा, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाएगा, तो ये सबको हटा करके एक मतलब सबको हटा करके ट्रीट किया जाएगा इक्वल। अगर 15 है तो पूरे राज्य में 15 होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर 10 रुपया है तो पूरे राज्य में, आप पूरे देश में कहीं भी लेंगे उसका एक ही रेट पे मिलेगा। इस तरह से थर्ड स्टेट लोगों को बताया जाने लगा कि डेमोक्रेसी के लिए आप सब लोग जनमत होकर के एक साथ आइए, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखो लिखा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू टू वेयर अबोलिश, ये सब हटा दिया जाएगा। अबोलिश मतलब हटाना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और जो वेट है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर वाज adopted, regional dialected as discouraged French as it was spoken written by पेरिस, और जो कुछ भी लोग वहाँ पेरिस बोलते थे बिकम द कॉमन लैंग्वेज, और कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जो कॉमन लैंग्वेज कर दिया जाएगा पूरे राष्ट्र के लिए, ऑफ द नेशन के लिए। द रिवॉल्यूशन further declared that it was the mission and the destiny French nation of liberty people Europe and the from the dispersion in the other words to help other people of Europe to become nation. The revolution further declare, इस तरह से जो क्रांति हुई या रिवॉल्यूशन हुआ, ये डिक्लेयर किया गया कि इसका एक ही मिशन होगा कि फ्रेंच नेशन बने और वहाँ पर लोगों को लिबर्टी मिले, पीपल्स लिबरेट ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। ध्यान देना, थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप, जिससे लोगों के बीच में एक राष्ट्र का हेल्पिंग नेचर हो, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दिया जाता है। When the news of events France reached the different cities of Europe, student and other member educated middle class began setting up जापान जैकोबियन क्लब। अब वहाँ पर जब थर्ड स्टेट को ये सब इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि सब चीज़ में इक्वल होगा, कॉमन लैंग्वेज होगा और हमारा कंट्री के लिए एक नेशनल फ्लैग होगा, यानी कि अब हमको अलग अलग ढंग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में जब लोग लिबर्टी के बारे में एंड डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझ गए, तो ऑल क्लास के लोग ने बढ़ चढ़ के इंडिपेंडेंट के लिए सबने सहयोग दिया। देखो लिखा है when the न्यूज़, अब ये बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं उसमें आने लगे ऑफ द इवेंट द फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप के अलग अलग शहरों में ये सब बताए जाने लगे। एंड अब ऐसे में क्या हो, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर एजुकेटेड, जो छात्र हैं और जो भी मेंबर्स हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, बिगेन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब। अब इन्होंने अपना एक जैकोबियन क्लब तैयार किया कि अब इसमें जो भी सब लोग पार्टिसिपेट करिए और हम लोग एक यूनिटी हो करके हम लोग डिमांड रखेंगे। दियर एक्टिविटीज़ कंपेन्स, अब बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कंपेन्स चलाए गए। प्रिपेयर द वे फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, अब सब लोग वहाँ से धीरे धीरे मूव किए किस यूरोप के जो अलग सिटीज़ थे उस साइड। देखो फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच के जो सेना थे मूव्स किए इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली 1790 विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन वार्स। अब पब्लिक के बीच में जो आर्मी के सेना थे उनके बीच में, यानी मोनार्च राजा के बीच में और थर्ड स्टेट के लोग और जो पढ़े लिखे थे, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी आप कह सकते हैं युद्ध हुआ। देखो लिखा है स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790 विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू द कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉडेड, क्योंकि अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं ये नेशनलिज्म का पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, यूरोप के हर स्टेट में ये फैल गया। अब जो हर तरह से सोल्जर से लेकर के जो वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे थे, स्टूडेंट थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। Within the wide of swath of territory that the came under the control, Napoleon set up the about introduce many of reform that he had already introduced in France। जबकि अगर हम बात करें ये जो within the wide of swath of territory, अब धीरे धीरे बढ़ के under the control of the Napoleon, ये सब नेपोलियन के अंतर्गत आते थे। नेपोलियन सेटअप अबाउट, नेपोलियन ने बहुत सारे इंट्रोड्यूस की many of reforms that he had already introduced in France। जबकि नेपोलियन ने कुछ इस के बारे में इन्फॉर्म भी किए थे। थ्रू ए रिटर्न ऑफ मोनार्ची नेपोलियन हैड टू नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। थ्रू ए रिटर्न मोनार्च, जबकि जो मोनार्च सिस्टम था नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय, जबकि ये नहीं चाहते थे नेपोलियन डेमोक्रेसी इन फ्रांस की फ्रांस से हटे। बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड था, हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशन प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल इफिशिएंट। द सिविल कोड ऑफ 1804, एक नेपोलियन ने एक सिविल कोड लाया 1804 में, यूजली जो जाना जाता था यूजली नोन एज नेपोलियन कोड के नाम से। डिड अवे विद द all privilege based on the birth, establish equality before the law and the secure right to property. This code was explored to the region under the French control, the Dutch Republic, Switzerland, in Italy, Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished feudal system, freedom of peasants and the serfdom and monarchical duties। तो इसमें बताया गया कि द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एंड नेपोलियन कोड डिड अवे द ऑल प्रिविलेज, इसमें हर वर्ग के लोग जिनका भी जन्म हुआ है। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, 1804 के अकॉर्डिंग बताया गया है। बिफोर द लॉ सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, सबको अधिकार दिया राइट टू प्रॉपर्टी में। द कोड वाज द एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर द फ्रेंच
कंट्रोल, क्योंकि ये जो है द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड, जबकि अगर हम बात करें द डच रिपब्लिक, जब डच जो है रिपब्लिक था, स्विट्जरलैंड भी रिपब्लिक था। इन द इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड, इन्होंने भी सिंप्लीफाई किया और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो डिवीजन थे उसको हटाया, अबोलिश किया फ्यूडल सिस्टम, फ्रीडम एंड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम, मोनोटल ड्यूटीज, और जो भी ये जो बड़े जो राजा थे जो उन्होंने जगह जगह इन्होंने सिस्टम लगा दिया था कि यहाँ टैक्स दिया जाएगा, यहाँ टैक्स दिया जाएगा अलग अलग राज्यों में, तो इसको हटा दिया गया था धीरे धीरे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगा था कि अगर हम कुछ फ्रीडम नहीं देंगे तो 100% जो है डेमोक्रेसी आ जाएगा, यानी डेमोक्रेसी इस तरह से लागू हो जाएगा, अगर हम फ्रीडम दे देंगे कुछ मैटर जो है शांत हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। देखो लिखा है नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, नेपोलियन जो थे वो सिंप्लीफाइड किए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, उन्होंने डिवीजन किया, बोले फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम, मैंडेटरी ड्यूटीज इन टाउन टू गुल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। अब धीरे धीरे लोग गांव से लेकर के शहरों तक अब इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, अब ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें कुछ इम्प्रूव किए गए। पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स, न्यूज़, बिजनेसमैन, अब सब जो है इसके बारे में अवेयर हो गए, सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंजॉयड इन न्यू फाउंड फ्रीडम ऑफ, अब ध्यान देना, जब जैसे जैसे नेपोलियन ने कुछ फ्रीडम दिया, ऐसे धीरे धीरे पीपल काफ़ी इंजॉय की, क्योंकि वहाँ पर उनको लग रहा था कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म ला, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे और जो छोटे मोटे कामगार थे उनको लगा कि अगर डेमोक्रेसी आ जाए तो हमको काफ़ी जो अलग अलग जगह पर टैक्स देना है ये सब नहीं देना पड़ेगा, काफ़ी उनको फील हुआ कि ये राइट है। तो businessmen and small scale producers of good particular began to realize the uniform law standard weight and measure and common national currency, कि हमारे राष्ट्र का करेंसी इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि पहले क्या था, इनके यहाँ का करेंसी अलग है, ये राज्य का, सपोज करो जैसे भारत है, बिहार का करेंसी अलग हो, मध्य प्रदेश का करेंसी अलग हो, और दिल्ली का करेंसी अलग हो ना, जम्मू कश्मीर का करेंसी हो। ऐसे में जो पीजेंट्स होते थे या जो बिजनेसमैन होते थे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या व्यापार करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि करेंसी अलग है, वेट अलग है, मेजर अलग है, सब चीज़। तो जब इनको लगा कि ये सब हमारा जब कॉमन हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉफिट होगा, इसलिए सब लोगों ने साथ में आके डेमोक्रेसी का डिमांड किया कि नहीं, हमारा कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे देश का संविधान एक होगा। तो एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटीज मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि अगर एक हो जाएगा तब हमको जो अलग अलग जगह पर बदल बदल के करेंसी देना पड़ता था, काफ़ी परेशानी परेशान होना पड़ता था उनको, अब ऐसा नहीं होना पड़ेगा। However, the area conquered the reaction of local population. French rule were mixed. Italian in many places such as Holland, Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mazzini, Milan, and the Warsaw. The French armies were welcomed as the harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned into hostility, and as it became clear that the new administration arrangement did not go hand in hand with the political freedom and increased the taxation, censorship, forced construction into the French armies required to the conquer rest in Europe. All armies outside the advantage of administration change. अब धीरे धीरे सारे जो सिस्टम थे इनको चेंज कर दिया गया कि नए रूल्स, जब हमारा संविधान आ जाएगा तो हम नए ढंग से रूल रेगुलेशन लागू करेंगे। यूपी बोर्ड के हैं तो उनके लिए भी है, एक सामान्य शब्दों में बता दें, राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा आधिपत्य होता था। पहले इन्होंने बताया कि जो फ्रांस है, पहले एक जैसे सपोज करो ये राष्ट्र है तो एक ही राष्ट्र पर एक ही राजा होता था और उसी का अधिकार होता था।
फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता और राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीयत तय करेंगे। यानी अब फ्रांस में धीरे धीरे कहा गया कि नहीं, अब ऐसा चुनाव नहीं होगा कि हमारे यहाँ एक ही राजा हो, अब पीपल जो है डिसाइड करेंगे, यहाँ के नागरिक डिसाइड करेंगे कौन हमारा राजा होगा। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। जैसे इन्होंने पितृभूमि ला पैट्रिक और नागरिक ला सिटीजन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यहाँ ध्यान देने, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो अभी हम बताया ना, मेजर अलग अलग होता था, सब अगर ये हो जाएगा सबका इक्वल हो जाएगा। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा और जो भी राष्ट्र अगर मिलना चाहता है तो स्वेच्छा से वो मिल सकता है। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियों अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी कि फ्रांस में जो पहले ही शुरुआत था, अब धीरे धीरे नेपोलियन ने भी उसको सुधार करने का एफर्ट किए। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया और मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये देखो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं था, नेपोलियन ने उनको ज़मीन प्रदान किया। और भू दासत्व का मतलब होता है जो राजा के अधीन काम करते थे, उनसे मुक्त कराया इन्होंने और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संख्यों के नियंत्रण को हटा दिया गया और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। किसानों, कारीगर, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून और मानक भार, नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। और
लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारस ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगा। तो ये आपका अध्याय जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये देख सकते हैं यहाँ ये पैराग्राफ है। यहाँ नेपोलियन 1813 में लाइप्ज़िग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया। उसके झोले से गिरते हुए चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। तो इस तरह से आपका ये हिस्ट्री है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार में न समझ में आए, दो बार में न समझ में आए, तो ये वीडियो आप बार बार रिपीट करते हुए आप इसको पढ़ाई करेंगे। तो अगर एक बार में न समझ में आए, दो बार में न समझ में आए, 3 बार में, तो 100% कहानी रिपीट करके आप ज़रूर सुने। और बहुत सरल शब्दों में समझाने का हमने प्रयास किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, और उसमें है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी अब यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद बना या कैसे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 3rd वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो थोड़ा मोबाइल से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा है। हम आपको नेक्स्ट टाइम जल्द ही डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था कराएंगे। इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट आप थोड़ा इसमें से 1 लाइनर करके, या आप जैसे लिखा है ना, इससे समरी राइट करिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ नेशन, इसके बारे में डीप में आप अपना एक ऐसे यानी कि आप इसके बारे में एक समरी राइट करिए पूरा। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा।